वन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का सेट वन, जो कि जैक बोर्ड के क्लास 11 के लिए JCERT के द्वारा सेट किया गया है। आपको पता है कि पिछले वर्ष का 12 क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम था, उसमें जो JCERT के द्वारा सेट दिया हुआ था, उन्हीं में से 100% क्वेश्चन आया था। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी आपके लिए भी ये 3 सेट में से ही सवाल आएगा, और इसीलिए इनको आप विशेष ध्यान देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेट वन का सेक्शन ए का पहला सवाल है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। इसके बीच होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। लेकिन ठीक है, कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो कार्बन ओके, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो कार्बन का हो जाएगा 2, 4, 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का तो 8 हो जाएगा। ओके, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शेयरिंग के लिए दे देता है, और इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तीसरा बॉन्ड। ओके, और इसीलिए इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये खाली स्थान भरने वाला दिया है। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। एंडोथर्मिक का पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक का नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस, फिर होगा NH2NP1। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चूंकि ये P ब्लॉक का है, इसलिए ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 mHCl। ओके, आपको पता है कि HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, कंप्लीटली ये आयंस में टूट जाता है, H++ Cl- और इसीलिए ये जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये बराबर होगा Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, और ये बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। तो यहाँ क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ दिया हुआ नहीं है। ओके, तो इसको आपको इसी लॉजिक से दिखाना है कि चूंकि HCl का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, एंड दैट इज गिवन 0.1, और 0.1 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ठीक है, आप pH बराबर होता है माइनस लॉगरिदम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब यह वैल्यू लगा देना है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन का, ये है 10⁻⁻1। ओके, तो लॉगरिदम में एक फॉर्मूला है, लॉगरिदम ऑफ a⁴x इक्वल टू x इंटू लॉगरिदम ऑफ a। ओके, तो इस फॉर्मूला में इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, -1 ये वाला। ओके, तो माइनस इंटू -1 लॉगरिदम ऑफ 10, तो ये बराबर होगा 1, क्योंकि लॉगरिदम ऑफ 10 बराबर होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार नहीं।
ओके, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास, लेकिन यहाँ बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के आधार पर। सो द प्रोसेस इन विच a chemical species loses one or more electrons is known as oxidation. Okay, for example, Na है ना, Na के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, और इसीलिए Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो Na gets converted into Na++ electron. So in this process Na donates an electron and therefore this process is oxidation. Next, write the IUPAC name of following organic compound. ओके, तो इस प्रकार का कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप नंबरिंग कीजिएगा, ऐसा नंबरिंग कीजिएगा कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन को छोटा स्थान मिले और लोएस्ट और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो सिलेक्टेड चेन होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का। तीसरा नंबर में है मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है पहला कार्बन से, इसलिए इसका नाम हो गया 3-methyl pent-1-ene. ओके, नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-ene. तो सिस आइसोमर ब्यूट-2-ene का है ना, सिस और ट्रांस आइसोमर होता है, तो सिस आइसोमर वैसा आइसोमर को बोलते हैं जिसमें जो बल्कियर ग्रुप होता है, तो यहाँ बल्कियर ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, वो एक ही साइड में होता है, तो इधर ही CH3 है, इधर CH3 है। ओके, H इधर है और H, ये दोनों H एक तरफ, CH3 इस ऊपर एक तरफ, तो इस प्रकार का आपको बोलते हैं सिस। तो ये होगा सिस ब्यूट-2-ene। अगर हम ट्रांस, अगर बोला जाता ट्रांस ब्यूट-2-ene का लिखने, तो ये जो बड़ा ग्रुप है इसको रखा जाता 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री पर, ठीक, तो ये हो गया ट्रांस। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सिस, तो ट्रांस, ओके, सिस ब्यूट-2-ene का ये हो गया स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन बी, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ओके, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच रिलेशन स्थापित करना है। लेट अस कंसिडर the reaction which is taking place at constant temperature and pressure. A gets converted into B. Let HA be the enthalpy of reactants and HB be the enthalpy of products. Then this delta H enthalpy change is equal to, okay, enthalpy of products minus enthalpy of reactants. But as you know, this enthalpy is equal to internal energy plus product of pressure and volume, H equal to U plus PV. Now, let UA and VA be the internal energy and volume of reactants, UB and VB be the internal energy and volume of products. Then this enthalpy of reactants will be equal to internal energy of A plus PVA, because P is constant here. Okay, similarly HB equal to UB plus PVB. Now what we do, we subtract equation 1 from equation 2, then we get HB minus HA is equal to UB plus PVB minus UA plus PVA. So HB minus HA is equal to change in enthalpy. So delta H equal to, now put the similar terms together, UB minus UA plus PVB minus PVA. Now this UB minus UA is change in internal energy, so we can write delta U plus, here we take P as common, P VB minus VA, so we get delta H equal to delta U plus P delta V. This is the required relationship. Now
which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? ओके तो NH3 में है ना NH3 का हाइयर डाइपोल मोमेंट होता है ना। अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है म्यू इक्वल टू 1.46 टी बाई। ओके किसी सेट में पूछा है डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर है डी बाई। ओके केमिस्ट्री में हम डी बाई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि NH3 में N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नाइट्रोजन के तरफ पुल किए जाएंगे। ओके और ये जो लोन पेयर होगा इसका भी डायरेक्शन, ओके डाइपोल मोमेंट का लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन भी इसमें देखते हैं कि ये एक ही तरफ है, ठीक है, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है और इसीलिए इनका डाइपोल मोमेंट ओके अधिक होता है। अब NF3 में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होता है, इसलिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन की ओर खींचाते हैं। ओके दे आर पुल्ड टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है और लोन पेयर मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन ओपोजिट होता है और इसीलिए NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है। अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है 0.23 डायोप्टर नहीं डी बाई। ओके इसी को इधर मैं लिख दिया हूँ। ओके NH3 has higher dipole moment than NF3 because in NH3 molecule the resultant bond pair moment and lone pair moment act in the same direction, but in NF3 they act in opposite direction। यहाँ they का मतलब है the resultant bond pair moment एंड लोन पेयर मोमेंट, तो इनका डायरेक्शन NF3 में ओपोजिट होता है और इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से अधिक होता है। ओके अगला है डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड ऐसा पदार्थ होता है जो H+ आयन प्रदान करता है जब उन्हें जल में घोला जाता है। ओके सॉरी। An acid is a substance which produces H+ ion, which produces or releases H+ ion when dissolved in water। एग्जाम्पल HCl ले सकते हैं। HCl को पानी में घोला जाता है तो H++ Cl- आयन में ये टूट जाता है। ओके बेस, ए बेस इज ए substance which produces OH- ion when dissolved in water। For example sodium hydroxide। okay when sodium hydroxide is dissolved in water then Na+ and OH- ions are formed। So according to Arrhenius concept a base is a substance which releases or produces OH- ion when dissolved in water। okay अब आते हैं 11 नंबर। Explain the following। PbX2 is more acidic than PbX4। okay lead dihalide is more acidic than lead tetrahalide। तो इसका कारण है कि PbX2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और PbX4 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज़ मोर स्टेबल दैन +4 ऑक्सीडेशन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट and therefore PbX2 is more acidic than PbX4। Next, carbon shows catenation property but lead does not। ओके तो इसका कारण है कि कार्बन का साइज है ना अपना ग्रुप में सबसे छोटा होता है। कार्बन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन इट्स ग्रुप, देयरफॉर CC bond strength is much higher than that of lead। Due to stronger carbon-carbon bond than PB-PB bond, carbon shows catenation property but PB does not।
तो 100 बातों की एक बात यह है कि कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, जिसके कारण कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो अधिक होता है, अधिक मजबूत होता है, और इसीलिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ओके, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट are held together by weak forces between free electrons of either layers. Since this force can be broken easily, the layers slide on one another. एक दूसरे the layer क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, स्लाइड होते हैं. Due to this slippery nature, graphite is used as lubricant. Next, assign oxidation number to the following underlined elements. The underlined elements को oxidation state, oxidation number assign करना है. क्वेश्चन नंबर है KMnO4. तो इसको समझ लीजिए, ये 12th क्लास में भी 3 नंबर का पूछा जाता है. वहाँ पूछा जाता है सेंट्रल मेटल आयन या मेटल एटम का, तो यहाँ अंडरलाइंड बोला है. ओके, तो क्या करना है, जिसका निकालना है उसको कोडिंग करना है. इसी स्टेप को बोलते हैं कोडिंग करना. ओके, तो लिखना है, एकदम वेल सेट फॉर्मेट है, गलत होने की तो संभावना ही नहीं है. ओके, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 बी X. अब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसलिए ओवरऑल चार्ज होता है 0. तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे, पोटाशियम एक बार है, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, तो 1 प्लस Mn का हमने माना है x प्लस इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 4 गुना एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 4 गुना -2 इक्वल टू 0. उसके बाद x के लिए सॉल्व करना है. अगर ये स्टेप आप अच्छी तरह से कर लिए तो बाकी कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 1 प्लस x है ना, 4 2 जार 8 है ना, 4 इंटू -2 -8 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7. उसके बाद क्या करना है, इस स्टेप को बोलता है डी कोडिंग करना. ओके, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in KMnO4 is +7. तो x का वैल्यू निकालने के बाद इधर बताना है लास्ट स्टेप में कि ये x बराबर कितना निकला. ओके, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7. ओके, नेक्स्ट H2S2O7 ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, यहाँ विशेष ध्यान देना है, यहाँ S2 दिया हुआ है. ओके, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S2 मत लिखना, S का निकालना है. ओके, S इन H2S2O7 इज X. अब यहाँ H2 दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस एक सल्फर का हमने x माना है, तो यहाँ 2 सल्फर का हो जाएगा 2x, प्लस इसमें 7 ऑक्सीजन है, तो 7 गुना एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये बराबर हो गया 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0. तो 2x बराबर हो जाएगा 14 - 2 इक्वल टू 12. तो x इक्वल टू होगा 12/2, 2 6 जा 12, तो हो गया 6. उसका लास्ट में डिकोडिंग, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O7 इज इक्वल टू +6. ओके, और एक है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहाँ भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता है बल्कि -1 होता है. ओके, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हमने लिख दिया लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 बी X. तब ये हो जाएगा H2 दो हाइड्रोजन है, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का x हमने माना, तो ये हो गया 2x, 2 + 2x इक्वल टू 0. तो हो जाएगा
ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है तो ए इक्वल टू माइनस बी होता है, तो 2 इक्वल टू माइनस 2। ओके, इसलिए x इक्वल टू 2 बाय माइनस 2 इक्वल टू -1। और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इक्वल टू -1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक? किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहलाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस? तो इसके 3 कंडीशंस हैं। ओके, उस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, कंपाउंड को प्लेनार होना चाहिए और उसको डिबाई हकल रूल ओबे करना चाहिए। तो उसी को मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ओके, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक आर एज फॉलोज। इट मस्ट हैव delocalization of pi electrons. Second, it must be planar. Third, it must obey Debye-Huckel rule. Okay, Debye-Huckel rule. That is, there must be 4n plus 2 pi electrons. उसके पास 4n plus 2 pi electrons होना चाहिए, जहाँ n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे बेंजीन, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर फॉर्मूला लगा देंगे 4n प्लस 2। तो यहाँ तो एक रिंग है, तो 4 गुना 1 प्लस 2 बराबर हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब गिनती करते हैं, यहाँ 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है ना, ऑल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ रिंग के रूप में है, इसलिए ये एरोमेटिक है। ठीक ऐसा ही आप नप्थलीन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ नप्थलीन में n इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार नप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहलाने के लिए, है ना, देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द compound must be planar, and it must obey Debye-Huckel rule. Okay, it must have 4n plus 2 pi electrons. Take next, I define the term hybridization. Write the hybridization state of carbon in ethane. Okay, hybridization is the mixing of atomic orbitals of comparable energies to produce a new set of orbitals of equivalent energy and shape, बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो ऑर्बिटल्स का नया सेट बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। The new set of orbitals formed by hybridization are known as hybrid orbitals. ओके, डेफिनेशन पूछा था, हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा सवाल का दूसरा भाग है कि इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इन इथेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। फिर उसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो करके किस प्रकार बॉन्ड बनता है उसको भी दिखा सकते हैं। sp3 में है ना 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, और इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, है ना, 3 हाइड्रोजन 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनता है। चौथा ऑर्बिटल दोनों ही कार्बन का, है ना, आपस में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, जिससे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार ठीक है, इथेन में दोनों ही कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन? यह है सेक्शन सी का पहला सवाल, एकदम इजी क्वेश्चन है। इथाइन को यदि हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से गुजारेंगे तो
बेंजीन प्राप्त होगा। तो इसको लिए हमको चाहिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। अब हेक्सेन, एन हेक्सेन को क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति में 773 केल्विन पर अंडर ए प्रेशर ऑफ 10 to 20 एटमॉस्फेयर रिएक्शन कराया जाता है, तब बनता है बेंजीन। नेक्स्ट फिनॉल। फिनॉल को जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो बनता है बेंजीन। तो इसमें आप लिख सकते हैं फिनॉल प्लस Zn, वहाँ हीट का साइन दे देना, ओके, तब बन जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट डिफाइन अलोट्रोपी। राइट 2 important allotropes of carbon and differentiate them on the basis of their structure. तो allotrope होता है the property of the same element by virtue of which it exists in 2 or more different forms is known as allotropy. allotropy एक ही एलिमेंट का वह गुण होता है जिसके कारण यह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ओके, allotropes are different structural modifications of same element. allotropes होते हैं ये सेम एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। अब सवाल का अगला भाग है ना, द 2 important allotropes of carbon are डायमंड एंड ग्रेफाइट। सवाल का अगला भाग है, दोनों में अंतर बताना है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला अंतर आप लिख सकते हैं, डायमंड में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में हर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफाइट के तरफ ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा अंतर, डायमंड तरफ लिख देना each carbon forms 4 covalent bond with other 4 carbon atoms. हर कार्बन अन्य 4 कार्बन एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उधर ग्रेफाइट तरफ इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इन विच ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ 3 अदर कार्बन एटम्स एज हेक्सागोनल रिंग्स। तो इसमें हर कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में होता है। ओके, उसी को यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना कार्बन, हर कार्बन है ना, ये सब तरफ फैला होता है। ऐसे इस कार्बन का बात करें तो 1 2 ओके 3, ओके 1 2 3 4 है ना, इधर भी एक कार्बन होगा, इधर कार्बन होगा, इधर कार्बन होगा, सब तरफ कार्बन होगा। तो हर कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, और इधर हर कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, थर्ड लिख सकते हो, इट हैज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला है, यूजिंग VSEPR थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। है ना, VSEPR थ्योरी होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। किसी किसी में बॉन्ड पेयर केवल होता है, किसी किसी में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। ओके, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है तो उनका शेप जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये सब। ओके, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसका भी एकदम वेल सेट फॉर्मेट है। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं BeCl2 का। तो क्या करना, सबसे पहले तुम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना। ओके, बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने बेरिलियम का इधर बना दिया 2 डॉट। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो क्लोरीन का इसे करके 7 ठो बिंदु इधर लगा दिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, गिनती करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बेरिलियम। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स,
तो ई हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा, तो 2 पेयर हो गया 2। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बेरिलियम, बेरिलियम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड बेरिलियम, ये होगा 2 + 0 = 2। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम 2 होता है तो शेप होता है लीनियर, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया लीनियर। ओके, और लीनियर स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा ना, इस प्रकार से होगा। ठीक, ऐसा ही हम कर सकते हैं BCl3। ओके, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, इसलिए हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन को 3 डॉट से हमने बोरोन के चारों ओर दिखा दिया। उसके बाद इसमें ओके 3 क्लोरीन है, ओके 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन इधर छूट गया है, तो एक क्लोरीन का इधर में लिखना होगा। ओके ठीक है, ये हो गया 1 3 4 5 6 7। ओके 7 तो ऐसे कर देना कि ये एक ही है। ठीक, तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बी, तो ये हो गया 1 2 3, 3 हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बी, लोन पेयर तो है नहीं, क्लोरीन पर लोन पेयर है, बोरोन पर तो नहीं है, तो क्लोरीन का को नहीं गिनना है क्योंकि यहाँ सेंट्रल आइटम बोरोन है, तो 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड बोरोन हो गया 3 + 0 = 3। अब VSPR थ्योरी के अनुसार जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम 3 होता है तो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनार। तो इस प्रकार से ड्रॉ कर देना ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनार। अब आते हैं सी नंबर SiCl4। तो मेन तो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख पाना, बाकी एकदम हो जाएगा। तो सिलिकॉन ग्रुप 14 कहता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसका ड्रॉ कर दिया। फिर ये इसमें 4 क्लोरीन है, तो चारों क्लोरीन का इधर बना देना। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए सिलिकॉन और क्लोरीन के सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन रखना, फिर इधर 2 यहाँ 2 यहाँ 2, ऐसे ही चारों का कर देना। ओके ठीक, अब गिनती करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सिलिकॉन, बॉन्ड पेयर तो 4 होगा 4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सिलिकॉन एक भी नहीं है 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये हो जाएगा 4 + 0 = 4। अब VSEPR थ्योरी के अनुसार जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होता है और लोन पेयर एक भी नहीं होता है तो शेप होता है, ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही होता है और वो होता है टेट्राहीड्रल। तो इस प्रकार से ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहीड्रल। नेक्स्ट H2S। अब सल्फर ग्रुप 16 का है, इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले बना लेना। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास एक ही है, इसलिए हाइड्रोजन के सामने ना एक बॉन्ड दिखाना, एक इलेक्ट्रॉन दिखाना सल्फर का, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा देना, 2 नीचे, तो कुल मिलाकर 6 हो गया सल्फर का। ओके, हाइड्रोजन का एक है तो इसलिए हाइड्रोजन के बगल में एक हमने लिख दिया। ओके, अब गिनती करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर, ई एक बॉन्ड पेयर हो गया, ई दूसरा बॉन्ड पेयर, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर, तो ई एक हो गया, ये 2 हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सल्फर 2 + 2 = 4। अब नियमानुसार जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम 4 होता है तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहीड्रल, लेकिन शेप होगा ओके, शेप होगा भी शेप्ड या बेंट। ये होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर शेप हो जाएगा भी, ज्योमेट्री तो होगा टेट्राहीड्रल। ओके, अब SF6
यहाँ पर थोड़ा यहाँ भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले लिख देना। एस के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, और हर इलेक्ट्रॉन के बगल में एफ, फिर उसका 7 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से दिखा देना। ओके, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर, ये हो गया 6, ठीक है 6। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर, तो 0 है, अब फ्लोरीन का नहीं गिनना है, सल्फर का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सल्फर 6 + 0 = 6। तो VSEPR थ्योरी के अनुसार जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम 6 होता है तो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल, तो इस प्रकार का शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हीट कैपेसिटी? डिराइव द एक्सप्रेशन Cp - Cv = R, है ना। मेयर्स फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। सबसे पहले बताना है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। ओके, हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब हमको डिराइव करना है Cp - Cv = nRT। इसके लिए क्या करेंगे, शुरू करना आइडियल गैस इक्वेशन से। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन Pv = nRT, तो 1 मोल के लिए मतलब n = 1 होगा तो Pv = RT होगा। अब जब वॉल्यूम होगा V1, when volume is V1 and temperature is T1, then we can write PV1 = RT1। ओके, अब जब वॉल्यूम होगा V2 और टेम्परेचर होगा T2 तो हम लिख सकते हैं PV2 = RT2। अब क्या, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे तो हो जाएगा PV2 - PV1 = RT2 - RT1। P को कॉमन ले लेंगे तो PV2 - V1 = RT2 - T1। अब V2 - V1 बराबर डेल्टा V, इसलिए P डेल्टा V = R डेल्टा T। ओके, इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, ये होता है डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो P डेल्टा V के जगह में हम लिख देंगे R डेल्टा T, तो बन जाएगा डेल्टा H = डेल्टा U + R डेल्टा T। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 5 को के दोनों साइड को डेल्टा T से डिवाइड करना है। ओके, डेल्टा T से डिवाइड करना है तो आ जाएगा डेल्टा H/डेल्टा T = डेल्टा U/डेल्टा T + R डेल्टा T/डेल्टा T। यहाँ का R डेल्टा T/डेल्टा T कट जाएगा। अब डेल्टा H/डेल्टा T बराबर होता है Cp, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U/डेल्टा T बराबर होता है Cv, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इधर तो R बचेगा, डेल्टा T कैंसिल हो गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा Cp - Cv = R, है ना, यही तो हमको एस्टैब्लिश करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राइट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ concentration change on the equilibrium state। ओके, तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का कहना है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाले कारकों में से किसी एक कारक को, है ना, चेंज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम, है ना, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में उस चेंज के प्रभाव को कम करने की प्रवृत्ति होती है। ओके, तो यही लिख दिया। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, व्हेन एनी वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट सच एज concentration, temperature, pressure, etc. is changed, then the equilibrium will shift in that direction, which has a tendency to cancel the effect of that change। ओके, तो ठीक है, अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को लेते हैं A + B गिविंग C + D, तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे और
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को घटा देंगे। इसलिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करने के लिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में लिया जाता है और प्रोडक्ट को जैसे जैसे ये बनते जाते हैं वैसे वैसे इनको हटाते जाते हैं। इसी को यहाँ लिख दिया हूँ, द इक्विलिब्रियम ऑफ द अबव रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and by decreasing the concentration of products. Hence, the reactants are taken in excess and the products are removed from the reaction mixture to get the maximum yield of products. ओके, तो इस प्रकार से हमारा सेट 1 भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार मैंने देर से ही सही आपके लिए तीनों ही सेट सॉल्व कर दिया है। ओके, उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिली। यदि आपको हेल्प मिली तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, सबको आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।